नमस्कार। द वे ऑफ द वर्ल्ड पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें द वे ऑफ द वर्ल्ड एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स डिस्कस किया था। लॉन्ग क्वेश्चन था वो। और आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे द वे ऑफ द वर्ल्ड पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टू विच एज डिड विलियम कॉन्ग्रीव बिलोंग। तो विलियम कॉन्ग्रीव किस युग से संबंध रखते हैं? तो रेस्टोरेशन पीरियड से संबंध रखते हैं। तो यहाँ जवाब होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो इनमें से विलियम कॉन्ग्रीव की लिखी हुई ट्रेजेडी कौन सी है? तो ट्रेजेडी का नाम है द मॉर्निंग ब्राइड। फिर इन विच ईयर वॉज द वे ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस साल प्रकाशित हुआ था द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 1700 में प्रकाशित हुआ था। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो इनमें से कौन सा नाटक विलियम कॉन्ग्रीव का नहीं है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस से तो आप बिल्कुल परिचित होंगे ही, ये विलियम शेक्सपियर का है। फिर व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये तो क्लियर है। हु वॉज मिलामेंट। अब ये टेक्स्ट में से क्वेश्चन है कि मिलामेंट कौन है? तो नीस ऑफ लेडी विशफर्ड, यानी लेडी विशफर्ड की भतीजी है मिलामेंट। फिर द रियल नेम ऑफ मिसेस फेनाल वॉज। वास्तविक नाम मिसेस फेनाल का क्या था? तो मिसेस फेनाल का वास्तविक नाम अराबेला था। फिर द फैशनेबल मैन एंड वेमेन इन द प्ले असेंबल्ड बिफोर डिनर एट। तो जो फैशनेबल स्त्री पुरुष होते थे वो कहाँ इकट्ठा होते थे डिनर से पहले? तो वो सेंट जेम्स पार्क में इकट्ठा होते थे। फिर है द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले इज लेड एट। पहला एक्ट इस नाटक का कहाँ सेट है, कहाँ पर होता है? तो वो चॉकलेट हाउस में होता है। फिर है हु इज़ द रियल हीरो ऑफ द प्ले। इस नाटक का वास्तविक हीरो कौन है? एडवर्ड मिरावेल है। वैसे मिरावेल ही आपने सुना होगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एडवर्ड कौन है इस नाटक में। तो ज़्यादातर लोग इस हीरो को सिर्फ मिरावेल के नाम से जानते हैं। हीरोइन को मिलामेंट के नाम से जानते हैं और हीरो को मिरावेल के नाम से जानते हैं, और ये पता ही नहीं होता कि एडवर्ड कौन है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया था एग्जाम में कि इस नाटक में एडवर्ड कौन है। तो जो मिराबेल है उसका पूरा नाम एडवर्ड मिराबेल है। फिर हु वॉज वेटवेल। तो वेटवेल कौन है? मिराबेल का वेले है। वेले मतलब कि सर्वेंट है। तो देखिए नाम भी कैसा है, वेट माने इंतज़ार करना और वेल माने अच्छे से, यानी जो नौकर है वो इंतज़ार करता रहता है कि उसके मालिक उसको कुछ आज्ञा दें। तो बड़ा मीनिंगफुल सा नाम है वेटवेल। तो ये मिराबेल का वेले है, यानी सर्वेंट है। हु वॉज सर रोला। तो सर रोला कौन थे? लेडी विशफर्ड्स नेफ्यू, लेडी विशफर्ड के भतीजे। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, ये ना क्वेश्चन ही गलत है। मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शंस गलत हैं। जो सर रोला के वेश में है वो वेटवेल आता है, जो कि मिराबेल का सर्वेंट है। वो सर रोला का रूप रख के आता है, डिस्गाइज करके, मतलब वेश बदल कर आता है। और लेडी विशफर्ड उसे मतलब उनका अफेयर हो जाता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं, है ना। तो सर रोला को आप कह सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए था वेटवेल। तो वही सर रोला बन के आता है। जो लेडी विशफर्ड का भतीजा है वो तो उसका नाम क्या है? सर विल्फुल विटवुड उसका नाम था। एक मिनट, इसको मैं काट देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ना मतलब क्वेश्चन गलत नहीं था लेकिन यहाँ पे वेटवेल लिख के आना चाहिए था। ये ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जो वास्तविक सर रोला हैं वो तो मिराबेल के चाचा जी हैं, और जो कि इस नाटक में कहीं आते नहीं हैं पूरे नाटक में, बल्कि उनके नाम पर उनका वेश रखे वेटवेल लेडी विशफर्ड को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलामेंट्स अमाउंट ऑफ मनी अंडर द पोजेशन ऑफ लेडी विशफर्ड वॉज। तो मिलामेंट का जो पैसा था जो कि लेडी विशफर्ड के पास था वो 6000 पाउंड्स थे। फिर है अंडर हुज कंट्रोल वॉज मिसेस फेनाल्स मनी प्लेस्ड। तो मिसेस फेनाल का जो पैसा था वो मिराबेल के कंट्रोल में था।
फिर हुज पोइम्स डिड मिलामेंट लाइक टू रीड, किसकी पोइम्स पढ़ना मिलामेंट को पसंद था, वो सकलिंग की पोइम्स पढ़ना पसंद था। वेयर डिड मिसेस मारवुड हाइड हर सेल्फ, तो मिसेस मारवुड ने अपने आप को क्लोजेट में छिपा लिया था। फिर हु एक्सपोज मिराबेल्स प्लॉट टू लेडी विशफर्ड, तो मिराबेल का जो षड्यंत्र था वो लेडी विशफर्ड के सामने किसने एक्सपोज किया, वो फेनाल ने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु वॉज सेंट टू जेल बाय लेडी विशफर्ड, तो वेटवेल को भेजा गया। फिर हाउ ओल्ड वॉज लेडी विशफर्ड, लेडी विशफर्ड की उम्र 55 साल है। फिर नेक्स्ट देखिए, हु एंटरटेन्ड विटवुड एंड सर विलफुल, विटवुड और सर विलफुल, ये जो विलफुल हैं ये हैं भतीजे, है ना, अभी जिनकी बात मैं कर रही थी। अच्छा, इनको एंटरटेन किया मिलामेंट ने। ये भी जो विटवुड हैं ये हाफ ब्रदर हैं सर विलफुल के। टू हुम वॉज द वे ऑफ द वर्ल्ड डेडिकेटेड बाय विलियम कॉन्ग्रीव, तो ये राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेन को डेडिकेटेड था ये वाला नाटक। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्ले बाय विलियम कॉन्ग्रीव, तो ये जितने 4 नाम दे रखे हैं इनमें से विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा हुआ नाटक लव फॉर लव है। फिर वेयर वर मिराबेल एंड फेनाल प्लेइंग कार्ड्स, तो मिराबेल और फेनाल कहाँ ताश खेल रहे थे, वो चॉकलेट हाउस में ताश खेल रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज इन अटेंडेंस इन चॉकलेट हाउस, यानी चॉकलेट हाउस का अटेंडेंट कौन है, तो वो बेटी है। फिर द वुमन हु अटेंडेड मिलामेंट वॉज, तो मिलामेंट की जो अटेंडेंट है वो मिन्सिंग है। फिर हु स्पोक द प्रोलॉग इन द प्ले, तो इस नाटक का जो प्रोलॉग है वो बैटरसन ने बोला है। फिर हु वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ मिलामेंट, तो मिलामेंट का जो लवर है वो मिराबेल है। whom did the 3 gentle ladies wish to meet in the chocolate house, तो चॉकलेट हाउस में किससे मिलना चाहती हैं 3 भद्र महिलाएं, तो वो पेट्यूलेंट से मिलना चाहती हैं। फिर क्वेश्चन 29 देखिए, एंगर हेल्प्स कॉम्प्लेक्शन सेव्स पेंट, यानी अगर गुस्सा आ जाए तो उससे कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाते हैं ना गाल, चेहरा लाल हो जाता है, तो उससे पेंट बचता है, यानी आपको रूज लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हु मेड दिस स्टेटमेंट इन द प्ले, नाटक में ये कथन किसका है, तो ये पेटुलेंट का है। हु सेड दैट मिराबेल वॉज एक्सट्रीमली प्राउड, किसने कहा कि मिराबेल में बहुत ज़्यादा घमंड है, तो ये मिसेस मारवुड ने कहा है। कुछ और क्वेश्चंस हैं दूसरी किताब में, ये भी देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट ही होंगे लेकिन कुछ अलग भी हैं, तो देख लीजिए ज़रा। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिफ्लेक्ट्स, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या दिखाती है, क्या प्रदर्शित करती है, द लाइफ आइडियल्स एंड मैनर्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी, यानी उच्च वर्ग के मैनर्स दिखाती है, उनके आदर्श दिखाती है, उनका जीवन दिखाती है। द थिएटर्स वर क्लोज्ड, तो इंग्लैंड में थिएटर बंद रहे थे, कब से लेकर कब तक, तो बिटवीन 1642 एंड 1660, तो ये जो 1642 से लेकर 1660 तक का ये पीरियड है, इसमें जो शासन रहा है वो ओलिवर क्रोमवेल का शासन था, हालांकि 42 से तो नहीं रहा, बाद में हुआ है उसका शासन। 49 में चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने फांसी दे दी थी, और 49 से लेकर 1660 तक रहा है। 1660 में रेस्टोरेशन हुआ, यानी चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था वो राजा बना ना। थोड़ी सी हिस्ट्री में कई बार आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि उस युग की जो इतिहास है इंग्लैंड का उससे भी आपको परिचित होना चाहिए। चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड का राजा था जो कि बना जेम्स फर्स्ट के बाद, है ना, तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ ओलिवर क्रोमवेल की अध्यक्षता में, मतलब उसकी लीडरशिप में, और इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि राजा को ही इन लोगों ने कैद कर लिया। कैद क्या कर लिया, उसको फांसी लगा दी। तो ये जो वाक़या है 1649 का है, 1649 का, और राजा को फांसी लगाकर ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट बना इंग्लैंड का, और
वो 1659 तक रहा, 59 में उसकी मौत हो गई। और उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो कि उसकी जगह ले सके। तो चार्ल्स फर्स्ट के ही बेटे को, जो कि फ्रांस भाग गया था, जब पिता को फांसी दे दी गई तो बेटा फ्रांस भाग गया था डर के मारे कि कहीं मुझे भी ना फांसी दे दें। तो और कोई जब लीडर नहीं था तो उसी को बुलाया गया कि भैया आओ तुम ही राजा बनो। तो चार्ल्स सेकंड आया 1660 में, वो राजा बना। तो जो मोनार्की ख़त्म हो गई थी चार्ल्स फर्स्ट की मौत से, उसको रीस्टोर किया गया, उसको वापस लाया गया। तो इसीलिए इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहलाती है, रेस्टोरेशन ड्रामा कहलाता है। और रेस्टोरेशन किस चीज़ का? मोनार्की का हुआ था। तो ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, थोड़ा सा इतिहास। फिर आगे देखते हैं। बिटवीन 1642 एंड 1660 द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय। तो इस दौरान थिएटर्स किसके द्वारा बंद किए गए थे? तो जो बंद किए थे वो द प्यूरिटन्स एंड द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। प्यूरिटन्स और जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी, यानी ओलिवर क्रोमवेल की अध्यक्षता में जो गवर्नमेंट बनी थी, उन लोगों ने बंद कर दिया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय रेस्टोरेशन इन ब्रिटिश हिस्ट्री। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में रेस्टोरेशन से क्या तात्पर्य है? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की इन 1660, यानी इंग्लैंड में मोनार्की का फिर से री एस्टेब्लिशमेंट, फिर से स्थापित होना 1660 में रेस्टोरेशन कहलाता है। हु रीएस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, है ना, हु रीएस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिश मोनार्की इन 1660। तो 1660 में ब्रिटिश मोनार्की को किसने पुनः स्थापित किया? चार्ल्स सेकंड ने किया। चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। और अभी बैठे हैं चार्ल्स थर्ड, यानी उसके बाद फिर कोई चार्ल्स नाम का राजा नहीं हुआ। अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के मरने के बाद चार्ल्स थर्ड, उनके बेटे, इस वक्त गद्दी पर बैठे हुए हैं। फिर बाय नेचर चार्ल्स सेकंड वॉज। तो चार्ल्स सेकंड का नेचर किस प्रकार का था, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति? अब भाई फ्रांस रह के आया था तो जाहिर सी बात है कैसी प्रकृति होगी? फन लविंग, मज़े लेने की, वुमन लविंग यानी इश्कबाजी करने की, एंड थिएटर लविंग और नाटक देखने की। यानी जो फ्रांस है वो फैशन के मामले में और बहुत ज़्यादा आगे रहता है ना, तो उसी प्रकार के मैनर्स थे उसके जो वो फ्रांस से अपने साथ लाया था। और उसी प्रकार के फिर यहाँ दरबार में मैनर्स दिखने लगे। एकदम से नैतिकता का पतन हो गया। कहाँ वो प्यूरिटन्स थे जो कि हर चीज़ के ख़िलाफ़ थे, मॉरलिटी को सबसे ऊपर रखते थे, और कहाँ फिर चार्ल्स सेकंड के ज़माने में अनैतिकता का साम्राज्य हो गया, यानी इमोरल हो गई सोसाइटी, और ख़ासकर जो अपर क्लास थी। और वही उनके इमोरल तौर तरीके, अनैतिक तौर तरीके कॉमेडी ऑफ मैनर्स में दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज नोटेड फॉर इट्स। तो जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो अपनी कॉमेडीज़ के लिए जाना जाता था। द इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिगेन विद। तो इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऐसा नहीं है कि इसी पीरियड में आई। शेक्सपियर का जो मच एडो अबाउट नथिंग है उसमें भी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। फिर व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ विलियम कॉन्ग्री। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ था, इंग्लैंड का था, तो द इंग्लिश सही जवाब होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम कॉन्ग्री वॉज बॉर्न इन। तो जो लेखक हैं उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आप नोट करके रखिएगा। 1670 में वो पैदा हुए। आगे डेट भी दे रखी है 24 जनवरी 1670 में, और उनकी डेथ का जो ईयर है 1729। ये दोनों डेट्स आप नोट करके रखिएगा, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। फिर 13वां सवाल देखिए, कॉन्ग्रीव्स नॉवल इनकॉग्निटा और लव एंड ड्यूटी रिकंसाइल्ड वॉज पब्लिश्ड ऑन। तो ये नॉवल था, उपन्यास। वैसे वो अपने ड्रामास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकॉग्निटा ये उनका नॉवल था, और ये प्रकाशित हुआ कब? 1692 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्ग्रीव्स, अच्छा ये तो हो ही गया, अच्छा नहीं, हाँ ये अलग है सवाल। कॉन्ग्रीव्स नॉवल इनकॉग्निटा और लव एंड ड्यूटी रिकंसाइल्ड वॉज पब्लिश्ड अंडर द एज्यूम्ड नेम ऑफ।
तो यहाँ विलियम कॉन्ग्रीव ने अपने नाम से नहीं लिखा था ये उपन्यास, एक पेन नेम उन्होंने एज्यूम किया था, है ना, पेन नेम रख लेते हैं ना लोग, तो एज्यूम्ड नेम जो था, पेन नेम, वो क्या था, क्लियोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है कि किस नाम से उन्होंने अपना ये उपन्यास लिखा था, क्लियोफिल नाम से। फिर विच वॉज कॉन्ग्रीव्स फर्स्ट प्ले, कॉन्ग्रीव का पहला नाटक क्या था, उसका नाम था द ओल्ड बैचलर, ये उनका पहला नाटक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स फर्स्ट प्ले द ओल्ड बैचलर पब्लिश, तो ये जो पहला नाटक ओल्ड बैचलर था ये प्रकाशित कब हुआ था, ये 1693 में प्रकाशित हुआ था। फिर ये क्वेश्चन है, व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स प्ले द ओल्ड बैचलर वॉज रिवाइज्ड बाय ड्राइडन, तो भाई ड्राइडन तो इनके मेंटर थे, तो उन्होंने इस प्ले को रिवाइज किया, मतलब सेम ईयर में, है ना। तो इन्होंने पूछा है कि कब रिवाइज किया, तो जो दे रखे हैं, मैंने इसको मार्क नहीं किया, चलिए मार्क कर देती हूँ। तो ड्राइडन ने इसे 1693 में ही रिवाइज किया है, जिस साल ये लिखा गया है। फिर है नेक्स्ट, व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स प्ले द डबल डीलर पब्लिश, कॉन्ग्रीव का नाटक डबल डीलर प्रकाशित हुआ था 1694 में, 1694। व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स प्ले लव फॉर लव पब्लिश, लव फॉर लव 1695 में प्रकाशित हुआ। फिर व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स प्ले द मॉर्निंग ब्राइड पब्लिश, मॉर्निंग ब्राइड 1697 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये पूछ रहा है व्हेन वॉज कॉन्ग्रीव्स प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी है, 1700 में प्रकाशित हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ विलन इन द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो इस नाटक का खलनायक फेनाल है। फिर हु इज़ हीरो इन द प्ले, तो इस नाटक का जो नायक है वो मिराबेल है, हीरो। फिर हु इज़ हीरोइन इन द प्ले, तो हीरोइन मिलामेंट है। और हु इज़ लेडी विशफर्ड्स डॉटर, तो लेडी विशफर्ड की बेटी मिसेस फेनाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु इज़ लेडी विशफर्ड्स नीस, लेडी विशफर्ड की भतीजी मिलामेंट है। फिर हु इज़ लेडी विशफर्ड्स सन इन लॉ, तो लेडी विशफर्ड का जो जमाई है वो फेनाल है। फिर हु इज़ लेडी विशफर्ड्स नेफ्यू, तो लेडी विशफर्ड का जो भतीजा है वो सर विल्फुल है, और सर विल्फुल विटवुड उसका हाफ ब्रदर है, तो सर विल्फुल विटवुड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, होम डज लेडी विशफर्ड वेलकम एज हर वुड बी हस्बैंड, तो अपने होने वाले पति के रूप में लेडी विशफर्ड किसका स्वागत करती हैं, तो सर रोलैंड। अब ये सर रोला रियल नहीं है, पहले ही बात हो चुकी है, मिराबेल के चाचा जी थे सर रोला, लेकिन वो तो आते ही नहीं हैं, तो उनका जो नौकर है वो सर रोला बन के आता है और लेडी विशफर्ड उसके प्यार में पड़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, देखिए हु इज़ डिस्गाइज्ड एज सर रोला, तो सर रोला का वेश कौन रख के आया है, डिस्गाइज माने वेश बदल लेना, तो वेटवेल आया है। फिर हु इज़ वेटवेल, वेटवेल कौन है, तो इससे आप परिचित ही हैं, मिराबेल सर्वेंट, मिराबेल का नौकर है। फिर हु इज़ फेनाल्स मिस्ट्रेस, अब जो फेनाल है उसकी मिस्ट्रेस आप समझते ही हैं, मतलब प्रेमिका, तो वो मिसेस मारवुड है। यहाँ देखिए हर किसी का किसी न किसी से लफड़ा चल रहा है, यानी अपनी अपनी पत्नी पर और अपने अपने पति पर किसी को सब्र नहीं है ना, इसका उससे उसका इससे, बड़ा इल्लीसिट सा नाटक है ये। और फिर हु हैड इल्लीसिट रिलेशंस विद मिराबेल, अब मिराबेल के साथ भी किसी के इल्लीसिट रिलेशन है, वो कौन है, मिसेस फेनाल, है ना। उधर मतलब जो फेनाल है पति के इल्लीसिट रिलेशन मिसेस मारवुड के साथ, और मिराबेल के साथ मिसेस फेनाल के रिलेशन वो पहले रहे थे, यानी बाद में नहीं है, पहले उनकी रही थी मिराबेल की प्रेमिका। अब फिलहाल जो नाटक जब आप देखते हैं तो मिराबेल का जो अफेयर है वो मिलामेंट के साथ है, लेकिन उससे पहले मिसेस फेनाल के साथ रहा था।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, हु पासेस वल्गर रिमार्क्स ऑन लेडीज़। औरतों पर भद्दे टिप्पणियाँ कौन करता है ना। यहाँ तो राह चलते हर कोई करता है जहाँ देखिए सड़क पर निकल जाइए आपको बड़े वल्गर रिमार्क्स सुनने को मिलते हैं। तो इसमें नाटक में पेटुलेंट करता है। फिर हु इज़ सर्वेंट टू मिराबेल। मिराबेल का नौकर कौन है, वो वेटवेल है। इससे तो आप अच्छे से परिचित हो जाइएगा, ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना वेटवेल। हु इज़ मेड टू मिसेस मिलामेंट। तो मिसेस मिलामेंट की यानी नौकरानी कौन है, वो मिंसिंग है। फिर व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एक्शन इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लेस ऑफ एक्शन क्या है, यानी कहाँ पर होता है ये नाटक, लंदन में है, तो प्लेस ऑफ एक्शन लंदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ डेडिकेटेड टू। तो ये आप पहले ही देख चुके हैं, दूसरी वाली बुक में भी था, राल्फ अर्ल ऑफ मॉन्टेग्यू। फिर हु इज़ वेटिंग वुमन इन द एट द चॉकलेट हाउस। तो चॉकलेट हाउस में जो वेटिंग वुमन है वो बेटी है, पहले भी इसका नाम आया था। लेकिन ये जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। फिर हु इज़ वेटिंग वुमन टू लेडी विशफर्ड। तो लेडी विशफर्ड की एक वेटिंग वुमन मतलब वही नौकरानी है, वो पैग नाम है इसका। भैया बड़े नामों में ज़रूर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए पता है एक बार आपको ड्रामा ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं जल्दी अपलोड करूँगी, लेकिन अगर आपके पास है टेक्स्ट तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हुज नेम इज़ एडवर्ड इन द प्ले। तो अभी मैंने बात कही थी कि नाटक में एडवर्ड कौन है ये आपको पता ही नहीं चलता, तो वो मिराबेल है, उसका पूरा नाम एडवर्ड मिराबेल है, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर हु डिस्क्लोजेज द आइडेंटिटी ऑफ सर रोला टू लेडी विशफर्ड। तो लेडी विशफर्ड के सामने सर रोला की जो आइडेंटिटी है वो उसको कौन डिस्क्लोज़ करता है, वो मिसेस मारवुड डिस्क्लोज़ करती हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछली बुक में भी था, मुझे लगता है कि वहाँ गलती से मैंने मार्क कर दिया था फेनाल, मिसेस फेनाल मार्क कर दिया था। तो सही जवाब मिसेस मारवुड ही है। मिसेस मारवुड एक एनोनिमस लेटर लिखती हैं लेडी विशफर्ड के लिए और उसमें डिस्क्लोज़ करती हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मुझसे शायद गलती हो गई अभी। मैंने पिछली वाली बुक में मिसेस फेनाल मार्क कर दिया था, तो वो गलत जवाब है। आप देख लीजिएगा एक बार, गलतियाँ होती रहती हैं, अब आप जानते हैं मेरी बुद्धि तो बुढ़ापे की है तो मिसेस मारवुड है इसका सही जवाब। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, चलिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, पहले मैं ये वाले 2 क्वेश्चन और रह गए ये आपको बता दूं, फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी किताब में हमें नहीं दे रखा। तो एक तो ये देख लीजिए, हु इज़ अराबेला लैंग्वेज विडो। तो वो मिसेस फेनाल हैं। और फिर होम डज मिलामेंट कॉल द फ्लावर ऑफ नाइटहुड। तो वो सर विल्फुल विटवुड को कहता है, मतलब कहती है। फिर एक क्वेश्चन है जो यहाँ नहीं दे रखा और वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया है कि प्रोलॉग का तो दे रखा है, अभी आपको बताया ही मैंने कि प्रोलॉग जो बोला है वो बेटरटन ने बोला है, लेकिन एपीलॉग का क्वेश्चन नहीं आया। एपीलॉग किसने बोला है, तो एपीलॉग मिसेस मिलामेंट है। तो मिलामेंट जो कि हीरोइन है, मिलामेंट ने बोला है, लेकिन मिलामेंट का रोल जिसने प्ले किया है तो उसका नाम आप लिख लीजिए, उसका नाम है मिसेस ब्रेस गर्डल, है ना। मैं लिख ही देती हूँ और तब आप अच्छे से जान पाएंगे। ये हैं मिसेस ब्रेस गर्डल, है ना, ये एक्ट्रेस थी और इन्होंने रोल प्ले किया था मिस मिलामेंट का। तो आप ये याद रखिएगा, इन्होंने एपिलॉग बोला है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास, और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।